हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 13 अप्रैल टू 17 अप्रैल तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है और इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, एमपी पटवारी, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। इसके अलावा अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो ऐसे सभी साथी जो कि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्विक रिवीजन। और क्विक रिवीजन से पहले अगर आपको ये पूरा सेशन और लेक्चर पसंद आता है तो आप अपने ऐसे साथी जिनको इसकी जरूरत है उन सभी को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। तो क्विक रिवीजन में हमने फर्स्ट लेक्चर क्या देखा था? तो फर्स्ट टॉपिक हमने देखा था कि केरला ने रिसेंटली टॉप किया है जीआई रिकॉग्निशन में, यानी एफवाई 2022-23 में, फाइनेंशियल ईयर 2023 में केरला को सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीआई टैग दिए गए थे, जिसमें हमने बात की थी कि टोटल 6 टैग, 6 प्रोडक्ट को जीआई इंडिकेशन या जीआई रिकॉग्निशन मिला हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी? तो प्रीवियस वीडियो में मिलेगी, आप वहां से जाकर आसानी से कवर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी इंडिया का फॉरेस्ट कवर रिसेंटली इंक्रीज हुआ है एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्ट किसने दी है? एफएसआई ने रिपोर्ट दी थी, जिसमें 1540 यानी 1540 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है इंडिया का फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, 2019 से 2021 तक में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बेसिकली कि इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना इंक्रीज हुआ है। तो 1540 स्क्वायर किलोमीटर, इसके बारे में हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में डिटेल्ड में। नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी कि न्यूजीलैंड की जो किम कॉटन है ये फर्स्ट फीमेल एम्पायर बन गई है जिन्होंने मेन T20I में अंपायरिंग की थी। तो फर्स्ट फीमेल एम्पायर जिन्होंने पुरुषों के T20I इंटरनेशनल में एम्पायरिंग की, उनका नाम क्या है? तो किम कॉटन, जो कि कहां से बिलोंग करती है? न्यूजीलैंड की एम्पायर हैं। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी कि इंडिया के जो प्रियांशु राजावत हैं, जो बेसिकली बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से, और ये एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। इन्होंने मेन सिंगल टाइटल ओरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना था प्रियांशु राजावत जिन्होंने ओरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि प्रियांशु राजावत ने थॉमस कप 2022 का भी खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने डिटेल इंफॉर्मेशन देखी थी प्रीवियस लेक्चर में। नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया है टाइगर सेंसस फिगर्स को, जिसमें से टाइगर्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 3167 टाइगर्स हो चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं, तो 3167। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थर्ड प्रेसिडेंट बनी है और सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी जिन्होंने सुखोई फाइटर जेट में उड़ान भरी है ना। तो आपको ध्यान रखना है द्रौपदी मुर्मू जो कि थर्ड प्रेसिडेंट जबकि सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट बनी जिन्होंने सुखोई फाइटर जेट में उड़ान भरी। तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें। इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी? प्रीवियस लेक्चर से मिलेगी। आपको सारी चीजें वहां से कवर करनी है एक बेहतरीन क्रिस्पी फॉर्मेट पे। करंट अफेयर्स आपको यही मिल रहा है, यानी 6 दिन या 4 दिन, जितने भी दिन का हम लोग कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा भी इस टाइम पे जो 4 दिन की सीरीज थी वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण भी, है ना, और कुछ कुछ अदर वर्क के कारण भी थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन हम लोग 6 दिन का या 4 दिन का जो करंट अफेयर सीरीज है वो हम लोग एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं आज के नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर की। फर्स्ट न्यूज जो हमारी थी, फर्स्ट न्यूज जो कि अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस न्यूज से रिलेटेड मैं कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भर भर के बताने वाला हूं, आप परेशान नहीं होइए। चलिए बात करते हैं। 125 फीट का अंबेडकर स्टैच्यू अनवील किया गया है, कहां? हैदराबाद में। तो हैदराबाद तेलंगाना में 125 फीट का अंबेडकर स्टैच्यू अनवील किया गया है। ये जो स्टैच्यू आपको यहां पर दिख रहा है ये डॉक्टर B.R. अंबेडकर का ही स्टैच्यू है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वो 125 फीट का टॉल, 125 फीट ऊंचा अंबेडकर स्टैच्यू कहां स्थित है? तो आप बताएंगे कहां? हैदराबाद। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां स्थित है, वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि अंबेडकर स्टैच्यू कहां स्थित है, तो वह है हैदराबाद में स्थित। रिसेंटली 14 ऑफ अप्रैल को
आप सभी को पता है कि बर्थ एनिवर्सरी है ये किसकी, बर्थ एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की ये बर्थ एनिवर्सरी है के रूप में हमने सेलिब्रेट किया है, और ये 132nd बर्थ एनिवर्सरी रही है किसकी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये पर्टिकुलर चीज, ये न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका स्टैचू बनना सबसे बड़ा है ना, आप कह सकते हैं 125 फीट का टॉल अंबेडकर स्टैचू हैदराबाद में बनाया गया है, जिसको तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अनवील किया था। ठीक है, तो ये न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नियरली इस पर्टिकुलर स्टैचू में की लागत क्या रही है, तो 145 करोड़ रुपए लगे हैं इस स्टैचू को बनाने में। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, लेकिन इनमें से एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इस साल कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है 132nd बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है डॉक्टर अंबेडकर जी की। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अंबेडकर स्टैचू कहां अनवील किया गया है, तो हैदराबाद, हैदराबाद में ये इस स्टैचू को बनाया गया है। ये स्टैचू अपने आप में भव्य है, आप देख सकते हो इमेज, अगर मेरे कारण आपको सारी पूरी इमेज नहीं दिख रही हो तो आप पीडीएफ से देखिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त इमेज है। इसके साथ ही साथ भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई है इनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। तो आपको ध्यान रखना है एक टूरिस्ट ट्रेन भी चलाई गई जिसका नाम क्या है, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। बात करते हैं मध्य प्रदेश रिलेटेड, तो मध्य प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर एक बड़ा फैसला दिया है किसने, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। इनका कहना है कि अब पंचतीर्थ, पंचतीर्थ कौन कौन से हैं, तो पंचतीर्थ है जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महात परिनिर्वाण भूमि दिल्ली और चैत्य भूमि मुंबई। अब परेशान नहीं होना है, ये पांच क्या है, ये पांच जो प्लेसेस हैं, ये 5 प्लेसेस जो हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर जी से किसी न किसी तरह के रूप में जुड़ी हुई है, इस वजह से इन्हें पंचतीर्थ के नाम से कहा गया। अब इसे, इन पंचतीर्थ को यानी कि इन पर्टिकुलर प्लेसेस को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में से शामिल किया गया है। इसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया, तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। अब अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये जन्मभूमि क्या है, तो अगर बात करें डॉक्टर अंबेडकर जी की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को किस नाम से जाना जाता है, तो इनका एक और नाम है क्या, बाबा साहेब। तो आपको ध्यान रखना है, मैं हर एक फैक्ट इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। हो सकता है इस स्लाइड में नहीं हो, लेकिन अब क्योंकि मुझे याद आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, तो आप नोट डाउन कीजिएगा। तो सबसे पहली चीज आप क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहली चीज आप ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को और किस नाम से जाना जाता है, तो बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इनका जन्म कहां हुआ, तो अगर हम लोग बात करें इनकी बर्थ के बारे में, तो बर्थ कहां हुई, तो बर्थ हुई थी 14th ऑफ अप्रैल 1891, 14th ऑफ अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ। कहां, महू, महू जिसे आज डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। ये कहां स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है, इंदौर शहर के अंतर्गत आता है ये महू, ध्यान रखना है महू। ठीक है, महू, महू जिसे आज डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म यहां हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो ये प्रश्न ऑलरेडी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है कि इनका जन्म कहां हुआ है, आपको ध्यान रखना है। एग्जैक्टली कब इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 14th ऑफ अप्रैल को इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, क्योंकि इसी दिन इनका जन्म हुआ, इस वजह से। तो पहला पंचतीर्थ का जो पहला प्लेस है जन्मभूमि से रिलेटेड, वो हमने कर लिया है ना। तो जन्मभूमि, जन्मभूमि क्या है इनकी, महू। इसके अलावा नेक्स्ट है शिक्षा भूमि। शिक्षा भूमि का मतलब इन्होंने शिक्षा दीक्षा कहां ली है, ठीक है, तो इनकी शिक्षा दीक्षा कहां हुई है, लंदन में हुई है। तो इनकी शिक्षा यानी एजुकेशन कहां कंप्लीट हुआ है, लंदन में कंप्लीट हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा भूमि कौन सी है, लंदन है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड भूमि की बात करते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने की जो दीक्षा भूमि है वो क्या है, नागपुर। अब ये जो दीक्षा भूमि है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो दीक्षा भूमि है ना, इस पर रिलेटेड मैं थोड़े से फैक्ट आपको बताता हूं। इस दीक्षा भूमि में ये एक ऐसी प्लेस है, तो आप बात बोल सकते हैं प्लेस ऑफ अडॉप्शन ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि इस जगह पर यानी नागपुर में ये जो भूमि है दीक्षा भूमि के नाम से जिसे जान रहे हो आप, यहां पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था। ध्यान रखना है, बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था। कब अडॉप्ट किया, वो डेट एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1956 अगर आप बोलेंगे डेट भी तो मैं वो भी बता देता हूं, 14th ऑफ अक्टूबर 1956 को, 14th ऑफ अक्टूबर 1956, 14 अक्टूबर 1956 को बुद्धिज्म अडॉप्ट किया। किसने, किन्होंने अडॉप्ट किया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है,
इसके अलावा ये जो सारे फैक्ट हैं ये पंचतीर्थ से रिलेटेड मैं आपको भी बता रहा हूं, अभी और फैक्ट आपके ऊपर गिरने वाले हैं, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो हो सकता है आपको ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी लग जाए, लेकिन ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम लोग इसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें महापरिनिर्वाण भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि क्या है, तो ये है प्लेस ऑफ डिमाइस, ठीक है, प्लेस ऑफ डिमाइस, मतलब यहां इस जगह पर दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु कहां हुई, तो जहां पर इनकी मृत्यु हुई है उसे, उस प्लेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, महापरिनिर्वाण भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो जहां पर मृत्यु हुई वहां पर वो क्या है, महापरिनिर्वाण भूमि। इसके अलावा चैत्य भूमि, चैत्य भूमि यानी कि ये क्या है, ये है इनकी क्रिमेशन प्लेस, क्रिमेशन प्लेस, क्रिमेशन प्लेस, ठीक है। तो कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्रिमेशन प्लेस ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज, या चैत्य भूमि, ठीक है। तो चैत्य भूमि डॉक्टर अंबेडकर नगर की कहां स्थित है, तो वो स्थित है मुंबई में, आपको ध्यान रखना है, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी से रिलेटेड। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कब हुई है, तो इनकी मृत्यु हुई है 6 दिसंबर, 6 ऑफ दिसंबर 1956 को, 6 ऑफ दिसंबर 1956। अब थोड़ी सी चीजें आपको रिवाइज करने की जरूरत है। अगर आप बात करें जब इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, यानी बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया, वो कब अडॉप्ट किया, 14 ऑफ अक्टूबर 1956, आप देख रहे हो। उसके अलावा इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956, यानी कि 2 महीने में, बुद्धिज्म अडॉप्ट करने के 2 महीने बाद ही इनकी अप्रोक्सीमेटली मृत्यु हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है इस तरह से भी, है ना। तो बहुत कम समय के लिए उसके बाद ये जिंदा रहते हैं। अब बात करते हैं चैत्य भूमि। चैत्य भूमि हमने बता दी कि एक क्रिमेशन प्लेस है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर, एक सेकेंड कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, डॉक्टर अंबेडकर, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर, बहुत अच्छे फैक्ट हैं, है ना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस वजह से हम लोग इसे डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थित है, ये स्थित है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, तो आपको ध्यान रखना है न्यू दिल्ली में। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई है, तो मृत्यु हुई है नई दिल्ली में, जिसे महापरिनिर्वाण भूमि के नाम से जाना जाता है, जबकि इनकी क्रिमेशन प्लेस कहाँ पर है, तो वो है चैत्य भूमि, मुंबई। बात करते हैं जब इन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया, आप इनका इफेक्ट देख सकते हो कि जब इन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया तो अप्रोक्सीमेटली 6 लाख लोगों ने, 6 लाख लोगों ने बुद्धिज्म को अपना लिया इनके साथ ही। तो आप कह सकते हैं कि नागपुर जो है, नागपुर ये एक बुद्धिस्ट सेंटर बन चुका था उस टाइम पर, बुद्धिस्ट सेंटर बन गया था, बुद्धिस्ट सेंटर बन चुका था, जहां पर अप्रोक्सीमेटली इनके साथ ही 6 लाख लोगों ने, साथ ही 6 लाख लोगों ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, ठीक है। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखते हैं। अब मैं कुछ फैक्ट्स आपको रिलेटेड बता देता हूं, क्योंकि ये हिस्ट्री से भी बहुत रिलेटेड है ना, बहुत है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ये एसोसिएट करते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट आप सभी को पता है, ये पूना पैक्ट कहाँ साइन हुआ था, तो यरवदा सेंट्रल जेल में, यरवदा सेंट्रल जेल में, यरवदा सेंट्रल जेल में, है ना, यरवदा सेंट्रल जेल में कब साइन किया गया, तो ये साइन किया गया था 24 सितंबर, 24 ऑफ सितंबर 1932 को। ये साइन किया गया था किसके बीच में, तो डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में, महात्मा गांधी जी के बीच में। कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको लगेगा कि डॉक्टर अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय जी के बीच में, मदन मोहन मालवीय जी के बीच में, जिन्होंने थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन पढ़ी होगी तो उनको लगेगा कि मदन मोहन मालवीय जी के बीच में ये पर्टिकुलर पैक्ट साइन किया गया था। लेकिन आप सभी को पता होगा कि ये साइन किया गया था एक्चुअली में महात्मा गांधी जी के बिहाफ में, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी जेल में थे, इस वजह से इनके बिहाफ में मदन मोहन मालवीय जी ने साइन करवाया था। तो बेसिकली मदन मोहन मालवीय जी रिप्रेजेंट कर रहे थे किसको, महात्मा गांधी जी को। इस वजह से हम लोग ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में ये पैक्ट साइन किया गया था, जिसमें पर्टिकुलरली कुछ डिमांड्स रखी गई थी गांधी जी के सामने रिलेटेड टू सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को पता होगा, आप सभी को पता होगा, इन्हें इन्हें ये डॉक्टर अंबेडकर फर्स्ट लॉ मिनिस्टर रहे हैं, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया इन 1947, 1947 में ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर इंडिया के बने थे। लेकिन कुछ डिफरेंसेस की वजह से, नेहरू जी के साथ कुछ डिफरेंसेस की वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया था। इसके अलावा अगर बात करें तो 1936 में, 1936 में एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। 1936 में अंबेडकर जी ने फाउंड किया, अंबेडकर फाउंडेड एक पार्टी जिसका नाम क्या है, तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, लेबर पार्टी।
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कब बनी? तो ये बनी है 1936। किसने बनाई? तो अंबेडकर जी ने बनाई। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, और इसका नाम रखा गया ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये फैक्ट्स याद हो जाएंगे, और अगर नहीं भी याद हो तो भी आप लिख के रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न बिल्कुल पूछा गया है यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। अब मुझे ये पर्टिकुलर याद नहीं है, लेकिन ये पूछा गया हुआ प्रश्न है कि अंबेडकर ने एक पार्टी फाउंड की जिसका नाम क्या है? अंबेडकर लेबर पार्टी, जिसका बाद में इसका नाम क्या रखा गया? तो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं थोड़ी और इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये है चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी, कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे बात की जाए तो इनकी कुछ बुक हैं, इनकी कुछ बुक्स पब्लिश हुई, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी। कुछ और बुक्स भी हैं, लेकिन उनके बारे में बाकी चीजें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ और इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से रिलेटेड है। इसके अलावा एक और फैक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आ रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक कोट कहा था रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 बेसिकली बात करता है। तो उससे रिलेटेड एक कोट है, वो कोट अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो वो कोड मैं आपको अगले लेक्चर में जरूर बताऊंगा, और अगर आपको पता है तो आप जरूर वो कोड टाइप करें, क्योंकि वो कोड अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज भी अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है कि किसी न किसी एग्जाम में ये ऑलरेडी देखी गई है, कई बार देखी गई है, और ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है ना। तो अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग मैसाकर की, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। हमने क्या देखा? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो पहली चीज कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान रखनी है। एग्जैक्ट डेट जब आप ध्यान रखेंगे किस दिन हुआ, तो ऑन द डे ऑफ बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग मैसाकर ये इवेंट हुआ। ठीक है, इसके अलावा बात करें ये पर्टिकुलर इवेंट क्यों हुआ था, इसके बारे में बात करते हैं। तो दो लीडर थे पंजाब में इस टाइम पर। किस टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग? 1919 की बात कर रहे हैं। पंजाब में दो लीडर हैं, एक है सत्यपाल और दूसरे हैं सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, तो ये दो लीडर हैं जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये दो बहुत बड़े लीडर थे पंजाब अमृतसर में उस टाइम पर, और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, जिसकी वजह से लोग इकट्ठा हुए, और लोगों को ये पता नहीं था कि पंजाब में उस समय मार्शल लॉ इंपोज कर दिया गया है। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ जब पंजाब में लागू हुआ तब ये कहा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, इस कानून के तहत कहा गया कि किसी भी सार्वजनिक प्लेस पर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, और अगर वो इकट्ठे होते हैं तो उन्हें बिना किसी वार्निंग के आपको वहीं का वहीं डेथ पनिशमेंट दे दी जाएगी, यानी फायर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इवेंट इस चीज से रिलेटेड है। तो मार्शल लॉ के बारे में अनअवेयर थे, और क्योंकि मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग 4 लोग से ज्यादा कहीं पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं आप, लेकिन एक गार्डन में, एक बाग में, है ना, जलियांवाला जिसे आप बोलते हैं, पंजाब अमृतसर में मौजूद है। वहां पर कई सारे लोग, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, कई सारे लोग इकट्ठे हो गए। किसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये पंजाब के ये जो 2 लीडर हैं, इनको अरेस्ट किया गया है ना, जिनका नाम है सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, इनके अरेस्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए, यानी इनका विरोध करने के लिए कि इनको अरेस्ट क्यों किया गया है, जल्दी छोड़ा जाए, इस तरह की सारी चीजें हैं। अभी मैं पूरी हिस्ट्री पर नहीं जा रहा हूं, है ना। जब हम लोग हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो इनको प्रोटेस्ट करने के लिए पर्टिकुलर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, जहां पर कर्नल डायर ने एक साथ बिना किसी वार्निंग के वहां पर गोलियां बरसाई, और जिसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली
1000 लोगों की डेथ हुई। इसके अलावा 1500 लोग इंजर्ड हुए, बुरी तरह से इंजर्ड हुए। आप देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर ये पूरा इवेंट है जलियांवाला बाग में जो हुआ, वो अपने आप में डेथ ब्लो था पंजाब अमृतसर के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसी जो जनरल डायर है, यही जो जनरल डायर है, जनरल डायर, इसी जनरल डायर, क्योंकि लोगों में गुस्सा तो बिल्कुल था, जनरल डायर को मारना था ही, है ना, हमारे रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा। तो इसी जनरल डायर को 1940 में ऊधम सिंह ने मार गिराया, या ऊधम सिंह जी ने इसका बदला ले लिया। ठीक है, तो ऊधम सिंह जी का नाम भी इस वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। तो आपको ये पूरा इवेंट याद होना चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो आप मुझे बताइए। हम लोग पूरा इवेंट इसी लेक्चर पर, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक पर्टिकुलर वीडियो लाएंगे और उस पर हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे आगे की, और मतलब आगे पीछे की जितने सारे इवेंट हुए जलियांवाला बाग के, पहले के और बाद के, उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हम लोग बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, अगर आपको और जानना हो, और अगर नहीं जानना है तो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की, करंट अफेयर्स के नेक्स्ट लेक्चर की हम लोग बात करें, क्योंकि करंट अफेयर्स पर पढ़ रहे हैं ना कि हिस्ट्री, तो पूरा लेक्चर शिफ्ट हो जाएगा हिस्ट्री की तरफ, इस वजह से हमने उसे वहां पर स्टॉप किया। चलिए बात करते हैं, सेबी ने रिसेंटली अनवील किया है अपना नया लोगो, उसकी फाउंडेशन डे। अब फाउंडेशन डे कब मनाया गया, तो ये है 12 अप्रैल, 12 अप्रैल, 12 अप्रैल को सेबी का जन्म हुआ। सेबी सेबी का फुल फॉर्म क्या है, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अपने आप में ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस में मेंशन है, यूनिट 10 में, जहां पर आपको आयोग की पूरी लिस्ट दिखती है। तो आरबीआई के बाद आप देखेंगे तो सेबी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो सेबी जिसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। ठीक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो एक एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 12 अप्रैल 1988 को। लेकिन 1992 में इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। किस एक एक्ट लाया गया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 19, आप ऐसा बोल सकते हैं, सेबी एक्ट। ठीक है, तो सेबी एक्ट लाया गया 1992 को। पर्टिकुलरली इस दिन ये क्या बन गई, एक स्टैट्यूटरी बॉडी। कब फोर्स में आई, तो 30th ऑफ जनवरी 1992। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर इसके स्टैब्लिशमेंट की बात की जाए तो इसका स्टैब्लिशमेंट पर्टिकुलरली कब हुआ है, तो 1988 में हुआ है, एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी की, तो स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, आप ये ध्यान रखिए। स्टैट्यूटरी बॉडी हम उस ऑर्गेनाइजेशन या उस संस्था को बोलते हैं जो कि किसी एक्ट के द्वारा फॉर्म होती है ना। जब पार्लियामेंट पे कोई एक्ट के लाया गया और उसे पास कर दिया गया, और उसके बाद जब कोई बॉडी फॉर्म हुई, तब हम लोग उसे बोल रहे हैं एक स्टैट्यूटरी बॉडी। सिंपल लैंग्वेज में आप यही समझे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक स्कैम 1992 में एक स्कैम हुआ था, एक घोटाला हुआ था, जिसे आप बोलते हो हर्षद मेहता घोटाला या हर्षद मेहता स्कैम 1992। इस पर एक मूवी भी बनी है, एक सीरीज भी बनी है, मूवी या सीरीज आई थिंक, मैंने तो देखी नहीं है, लेकिन एक हमने देखी थी, बहुत ज्यादा फेमस है स्कैम 1992। ठीक है, तो उस यहाँ पर ये पूरी जो मूवी है, ये जो पूरी मूवी है पूरी तरह से रिलेट किससे करती है, इसी स्कैम से रिलेटेड, हर्षद मेहता स्कैम से रिलेटेड। और इसके बाद जब ये स्कैम हुआ तभी उसके बाद ही 1992 में इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया, यानी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी बना दिया गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी करंट चेयरमैन कौन है, तो आपसे पूछा जा सकता है इसकी करंट चेयरमैन कौन है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है, चेयरमैन है करंट माधवीपुरी बुच। हमने ऑलरेडी ये अगस्त के करंट अफेयर में डिस्कस किया हुआ है। तो इनकी चेयरमैन कौन है, माधवीपुरी बुच, आपको ध्यान रखना है। इनका काम क्या होता है बेसिकली, तो इनका काम आपको ध्यान रखना है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स जितने भी होते हैं, है ना, उनकी उनकी उनके इंटरेस्ट को इंश्योर या इनकी सिक्योरिटीज को इंश्योर करने का काम किसका होता है, सेबी का होता है ना। साथ ही साथ ये सिक्योरिटीज मार्केट को भी क्या करती है, कंट्रोल या रेगुलेट करती है। तो आपको ध्यान रखना है ये वाली बात। सेबी ये अथॉरिटी की चेयरमैन कौन है, माधवीपुरी बुच। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो स्कैम 1992 आप मूवी देख सकते हैं, जो कि पर्टिकुलर इसी इवेंट से एसोसिएट करती है। इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर एंड प्रमोट मार्केट ग्रोथ। एक चीज और मुझे बतानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, एक चीज और आप ध्यान रखिए, क्योंकि एमपीपीएससी में ये स्पेशली मेंशन है, तो हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। एक सैट नाम की एक बॉडी है, जिसका नाम क्या है, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल।
यहाँ पर इस पर्टिकुलर अथॉरिटी में, यहाँ पर पर्टिकुलरली इसको बनाया गया है, ये क्या करते हैं, ये एज अ कोर्ट काम करता है किसको, किसकी, तो ये सुनवाई करता है इन्हें, ये सुनवाई करता है, ये सिविल कोर्ट की पावर मिली है। तो सिविल कोर्ट की पावर इसे मिली हुई है ना, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल को। और ये क्या करता है, ये सेबी जैसी कई संस्थाओं, इसके अलावा और कौन सी संस्था है, तो आपने नाम सुना होगा IRDAI की, है ना। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा PFDRA, है ना, पेंशन फंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ है ना। तो पेंशन फंड से रिलेटेड एक अथॉरिटी है। तो ये सारी जो बॉडीज हैं, इनकी सुनवाई सबसे पहले कहाँ होगी, तो सबसे पहले इनकी सुनवाई कहाँ होती है, मतलब ये इन पर अगर कोई बात आती है या सेबी से रिलेटेड किसी को कोई कंप्लेन करनी है, तो वो सबसे पहले कहां पर करेगा, तो वो सबसे पहले कंप्लेन करेगा सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, है ना। इसके अलावा बाद में वो कहां जाएगा, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट पर जाएगा। तो हम लोग कह रहे हैं, अगर मान लेते हैं किसी कंपनी को, मान लेते हैं कोई कंपनी है ना, इसे कंप्लेन करनी है रिलेटेड सेबी से कोई समस्या है, तो ये सेबी से तो इसको समस्या ही, तो सबसे पहले ये किसके पास जाएगा, सैट के पास जाएगा, यानी सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। उसके बाद ये जाएगा, उसके बाद अगर वहां पर इसकी समस्या का निदान नहीं होता, तब वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कराया हुआ है, गोंड पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है, जिससे गोंड जनजाति को एक नई पहचान मिल गई है। जो गोंड पेंटिंग ये एक बहुत ही जबरदस्त इनके आर्ट्स होते हैं, है ना, और इन्होंने नेचर, ट्रीज, मून और सन को रिप्रेजेंट किया है अपनी पेंटिंग के थ्रू। मेन सोर्स जो कि गोंड पेंटिंग का है वो कहाँ है, डिंडोरी में, जिसे बाद में कई जगह पर फैलाया गया, ठीक है। तो डिंडोरी में इनका मेन मोटो है या मेन फोकस है। तो गोंड पेंटिंग पर्टिकुलरली कहाँ की जा रही है, डिंडोरी में की जा रही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है गोंड्स के बारे में जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन द वर्ल्ड है। गोंड सबसे बड़ी जनजाति है, ट्राइबल ग्रुप है, गोंड सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है भील जनजाति की, जबकि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन गोंड की है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर जनजाति है, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में मौजूद है। इनके दो फूड हैं जिनका नाम है कोदो एंड कुटकी, है ना। इनके टू काइंड ऑफ मिलेट हैं जिनका नाम है कोदो एंड कुटकी। इसके अलावा राइस कॉमनली कंज्यूम्ड इनका फेस्टिवल फीस्ट रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में भी नोटिफाई किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोंड ट्राइब से रिलेटेड। अब बात करते हैं कुछ और जीआई टैग्स के बारे में। जीआई टैग्स में जबलपुर के पत्थर शिल्प को भी जीआई टैग दिया गया है। तो कई सारी चीजें आपको, कई सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जीआई टैग से रिलेटेड, ठीक है। तो जीआई टैग जबलपुर के पत्थर शिल्प को दिया गया है। जब आप जबलपुर जाते हो, और जबलपुर के स्पेशली कहाँ, तो भेड़ा घाट में जब आप जाते हो, तो इस तरह की आपको मूर्तियां वहां पर देखने को मिलती हैं भगवान की, है ना। तो कई सारे गॉड की मूर्तियां वहां पर आपको, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी कि जहां पर वो वर्कर्स काम कर रहे हैं, ये जो शिल्पकार है ना, वहां पर बैठकर बनाते हैं जब संगमरमर से ये सारी इन मूर्तियों को आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा किस तरह से सारी चीजें होती हैं। पत्थर शिल्प से ये सारी चीजें तैयार की जाती हैं, पर्टिकुलरली संगमरमर से। तो आप जबलपुर जब भी आप विजिट करते हैं तो भेड़ा घाट पे जरूर जाइए, और वहां से आपको ये सारी चीजें देखने को जरूर मिलेंगी। और वहां के जबलपुर के पत्थर शिल्प को ही जीआई टैग दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो सीहोर में सरबती वीट होता है या सरबती गेहूं होता है, उसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो मध्य प्रदेश के सीहोर में उगाया जाने वाला शरबती गेहूं पूरे विश्व भर में इसकी पहचान बढ़ चुकी है, ठीक है। सीहोर ना सिर्फ शरबती गेहूं का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बल्कि मध्य प्रदेश इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। तो आपको ध्यान रखना है, सीहोर में सबसे बढ़िया गेहूं, जिसका नाम क्या है, शरबती गेहूं का एक और नाम है गोल्डन ग्रेन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, शरबती गेहूं को गोल्डन ग्रेन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यह कहां उगाया जाता है या कहां इसकी खेती की जाती है, तो वो है मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कुछ हैंडीक्राफ्ट जीआई टैग्स के बारे में। अब बात करते हैं कि 2022 में किन किन चीजों को, मध्य प्रदेश के किन किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो चंदेरी साड़ी, महेश्वर में स्थित जो चंदेरी साड़ी है वहां की बहुत फेमस है। इसके अलावा झाबुआ का कड़कनाथ ब्लैक चिकन मीट अपने आप में बहुत फेमस है और उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। लेदर टॉय ऑफ इंदौर, बाघ प्रिंट ऑफ मध्य प्रदेश, रतलामी सेव, बेल मेटल वेयर ऑफ दतिया एंड टीकमगढ़, है ना। इसके अलावा लेदर टॉयज ऑफ इंदौर लोगो
और महेश्वर साड़ीज एंड फैब्रिक्स। ठीक है, तो महेश्वर चंदेरी साड़ी दोनों बहुत फेमस है ना। चंदेरी अशोकनगर, ठीक है, इसके अलावा महेश्वर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारे जो टैग्स हैं ये 2022 में मध्य प्रदेश को इन प्रोडक्ट्स को दिए गए हैं, जिनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है झाबो, जो कि एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। लेदर टॉयज ऑफ इंदौर पूछा जा सकता है ना। ठीक है, इसके अलावा बेल मेटल वायर ऑफ दतिया एंड टीकमगढ़। अब बात करते हैं कुछ नए प्रोडक्ट्स के बारे में। नए प्रोडक्ट्स जिन्हें जीआई टैग दिया गया है, तो मध्य प्रदेश को रिसेंटली कुछ और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, जिनमें से है सबसे पहला आयरन क्राफ्ट ऑफ दिंडौरी। डिंडोरी का आयरन क्राफ्ट, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। बाटिक प्रिंट ऑफ उज्जैन आपको एज इट इज ध्यान रखना है। बाटिक प्रिंट ऑफ उज्जैन को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा हैंडमेड कारपेट ऑफ ग्वालियर, ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। हैंडमेड कारपेट ऑफ ग्वालियर का जो हस्त निर्मित कारपेट है, कालीन है, उसे भी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा स्टोन क्राफ्ट ऑफ बेड़ाघाट जबलपुर, हमने ऑलरेडी अभी बात कर ली। जो पत्थर शिल्प है बेड़ाघाट का, है ना, उसे भी जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा हैंडलूम साड़ीज एंड फैब्रिक्स ऑफ वारा सिवनी, तो सिवनी की जो हैंडलूम साड़ीज हैं उन्हें भी ये टैग दिया गया है। इसके अलावा सुंदरजा मैंगोज ऑफ रीवा डिस्ट्रिक्ट, अपने आप में ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है बाकियों से, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हालांकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको स्पेशली भूलना नहीं है, क्योंकि ये भूल जाने वाला फैक्ट है। सुंदरजा मैंगोज ऑफ रीवा डिस्ट्रिक्ट, तो रीवा डिस्ट्रिक्ट से जो बिलोंग करते हैं या रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं, उन सभी लोगों को ये ध्यान रखना है कि सुंदरजा मैंगो वहां का बहुत फेमस है और उसे जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा गजक के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मुरैना की जुती, जिसे जीआई टैग दिया गया है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल कितने टोटल प्रोडक्ट हो गए हैं। तो सरबती गेहूं को सुंदरजा मैंगो ऑफ रीवा, सरबती गेहूं सीहोर, सुंदरजा मैंगो रीवा, गजक मुरैना, गोंड पेंटिंग, हैंडमेड कारपेट ग्वालियर, आयरन क्राफ्ट ऑफ डिंडोरी, स्टोन क्राफ्ट ऑफ जबलपुर, हैंडलूम साड़ी ऑफ सिवनी। ठीक है, इसके अलावा बटिक क्राफ्ट ऑफ उज्जैन, ठीक है, तो बटिक क्राफ्ट ऑफ उज्जैन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारे जीआई टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज ध्यान रखना है। अपने आप में ये इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं कह सकता हूं, क्योंकि इसमें सारी चीजें इंक्लूड है कि आपको इससे एक क्वेश्चन 110% एमपीपीएससी में देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कुछ अदर स्टेट्स के जीआई टैग्स के बारे में। तो कम्बम ग्रेप्स को जीआई टैग दिया गया, जो कि कहां का है, तो ये तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, कम्बम वैली में, है ना। कुंभम वैली, या आप कम्बम वैली पढ़ सकते हैं। वहां पर तमिलनाडु की जो कम्बम वैली है, वहां पर ये पर्टिकुलर ग्रेप्स, ये इन अंगूरों को आप देख सकते हैं, और इसे ये कि अपने आप में इतने फेमस हैं कि इन्हें जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। इसके अलावा ऑथूर बीटल लीव्स, ऑथूर नाम की पान की पत्तियां होती हैं, जिन्हें आप वेंट्रिलाई के नाम से भी जानते हैं, इन्हें भी जीआई टैग्स दिया गया है। तो तमिलनाडु में ऑथूर बीटल लीव्स, जिसे आप वेंट्रिलाई के नाम से जानते हैं, इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। अब आपके ऊपर कई सारे फैक्ट्स गिर गए होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ी चीजों को रिवाइज करते चलेंगे या लिखते चलेंगे, तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की है, या आप कह सकते हैं हरी झंडी दिखाई है। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलने वाली है, तो आपको ध्यान रखना है ये जयपुर जो कि कैपिटल है, जयपुर से दिल्ली के बीच में ये चलने वाली है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, ये जो ट्रेन चली है, पहली ट्रेन, ये जयपुर से दिल्ली के बीच में चली है कब, 12 अप्रैल 2023 को, राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में दे दी थी, इस वजह से हम लोग यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। तो वर्ल्ड की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन है ये। इसके अलावा जबलपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच में से चलाया गया, और ये अजमेर से दिल्ली कैंट तक का रास्ता 5 घंटे 15 मिनट में ये तय करने वाली है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कब लॉन्च की गई, ये लॉन्च की गई 12 अप्रैल 2023 को। बात करते हैं, रिसेंटली 170 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं रेलवे को। तो आप देख रहे हो कितने सारे हिस्टोरिकल मूवमेंट हो रहे हैं, इवेंट हो रहे हैं। आप कह सकते हैं कि 170 साल रेलवे को कंप्लीट हुए हैं। पहली रेलवे कब चलाई गई, तो आपको एज इट इज ध्यान होगा, 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की यात्रा की गई थी। इसके थ्रू आपको ध्यान रखना है, पहली सार्वजनिक यातायात के लिए खोली गई ट्रेन किन के बीच चलाई गई है, तो मुंबई से थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने कवर की थी। कब, 16 अप्रैल 1853, आपको ध्यान रखना है। इस समय पर वाइस राय कौन था इंडिया का, है ना, या आप कह सकते हैं गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी इस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा भारतीय रेलवे
यूनेस्को, भारतीय रेलवे या इंडियन रेलवे की चार रेल्स को यूनेस्को ने अकॉर्ड किया है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है भारत की चार रेल्स को। उनका नाम क्या है? तो उन रेल का नाम है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे तो बहुत ही खूबसूरत दिखती है जब आप इस ट्रेन से सफर करते हैं, तो इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के में भी इंक्लूड किया गया है। तो इन चार रेलवेज को, जो कि अपने आप में इतनी अच्छी हैं, इतना अच्छा टूर कराती हैं, आप जब इन पर टूर करते हैं तो आपको लगता है कि बस यहीं पर बैठे रहें, इसी में टूर करते रहें। ऐसा कुछ इवेंट होता है जब आप इस पर सफर करते हैं। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राउडली आप कह सकते हैं कि हमारे इंडियन रेलवे की फोर रेल्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया गया है। नाउ नेक्स्ट न्यूज एसोसिएट करती है, यूनियन मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है पीरा कंफर्ट टनल, जो कि कहां स्थित है? रामबन जम्मू कश्मीर में स्थित है। एज इट इज यही लाइन पूछी जाएगी एग्जाम में। पीरा कंफर्ट टनल कहां स्थित है? तो यह स्थित है रामबन जम्मू कश्मीर में स्थित है। रामबन जम्मू कश्मीर में स्थित है और इस टनल का इनॉग्रेशन रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने किया है। ठीक है, इसका कंप्लीशन कब हो जाएगा? तो ये कंप्लीट हो जाएगा ये नेक्स्ट मार्च में, यानी कि अगले साल ये कंप्लीट हो जाएगी इस टनल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जम्मू से श्रीनगर का रास्ता ये 3.5 घंटे में इसके थ्रू पूरा किया जा सकेगा। तो आपने अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा, पीरा कंफर्ट टनल कहां स्थित है? तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर रामबन में स्थित है। नाउ नेक्स्ट न्यूज है यूरेनियम का नया आइसोटोप डिस्कवर किया गया है। रिसेंटली यूरेनियम का नया आइसोटोप डिटेक्ट किया गया है या डिस्कवर किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? यूरेनियम 241। अपने आप में यही प्रश्न पूछा जाएगा, एक यूरेनियम का नया आइसोटोप डिस्कवर किया गया है जिसका नाम क्या है? तो आपको बताना है 241। आपको ध्यान रखना है ये 241 पर आप जितनी बार नजरें गड़ा सको आप गड़ा लो, क्योंकि यही प्रश्न पूछा जाएगा। 241 यूरेनियम आइसोटोप नया जो डिस्कवर हुआ है, ये इस आइसोटोप का नाम क्या है? तो यूरेनियम तो याद ही रहेगा, लेकिन एक नया प्रोडक्ट है, एक नया आइसोटोप है जिसका नाम क्या है? 241। जिसकी किसी की बर्थ डेट हो 24/1, तो आप वैसे भी याद रखते हो या जैसे भी आपको याद रखना हो, आपको ध्यान रखना है यूरेनियम आइसोटोप डिस्कवर किया गया है। किसने डिस्कवर किया है? तो जापान के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट ने इसे डिस्कवर किया है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका एटॉमिक नंबर है 92 और इसका मास क्या है? 241। इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? यूरेनियम 241। अब बात करते हैं यूरेनियम की। तो यूरेनियम एक नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या होता है? यू, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 92। अपने आप में ये लाइन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ध्यान रखना है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 92। अब बात करें आइसोटोप की, तो आइसोटोप क्या होता है? तो ऐसा एटम ध्यान से सुनना है, ऐसा एटम जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, उसे हम लोग आइसोटोप बोलते हैं, है ना। आइसोटोप क्या होता है? एन एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कॉल्ड आइसोटोप। तो आपको ध्यान रखना है आइसोटोप क्या होता है। इसके अलावा यूरेनियम के कई सारे और भी आइसोटोप मौजूद हैं। वो आइसोटोप कौन कौन से हैं? तो 234, यूरेनियम 235 एंड 238। तो 3 आइसोटोप मौजूद हैं यूरेनियम के, 234, 235 और 238। इसके अलावा एक नया आइसोटोप आ गया है 241, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा बात करें ऐसे यूरेनियम के आइसोटोप जो कि नेचुरली फाउंड नहीं करते हैं, उनके नाम क्या है? तो यूरेनियम 242, 233, 236 एंड 237। हालांकि इन्हें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये इन 2 चीजों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। यूरेनियम क्या होता है? एक नेचुरली केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल है यू, इसका एटॉमिक नंबर है 92 और जो नया आइसोटोप डिस्कवर किया गया है उसका जो मास है वो क्या है? 241 है। ठीक है, कहां किसने डिस्कवर किया है इस आइसोटोप को? तो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट जापान के द्वारा ये डिस्कवर किया गया है। इसका यूज कहां किया जाता है? तो यूरेनियम का यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं इसका यूज किया जाता है डिफेंस में भी यूज किया जाता है, तो कई जगह इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ बिजली प्रोडक्शन यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट न्यूज बात करते हैं, नई रेल सर्विस है इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस। ध्यान रखना है रीजनल रेल सर्विस जिसको लॉन्च किया गया है एनसीआरटीसी के द्वारा, जिसका नाम क्या है? इस नई रेल का नाम है रैपिड एक्स। इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस, ध्यान रखना है रीजनल रेल सर्विस जिसका नाम क्या है? रैपिड एक्स को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो एक नई
सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस जिसका नाम क्या है रैपिड एक्स, इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो एक बहुत ही जनरल न्यूज है, आपको मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ और डिटेल इन्फॉर्मेशन करने की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना है रीजनल रेल सर्विस इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड रेल सर्विस जिसका नाम क्या है रैपिड एक्स एज इट इज, आप यही ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस रेल सर्विस को ज्वाइन किया गया है किसके द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ साथ कई अदर स्टेट गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के थ्रू इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है। इसके अलावा इस ट्रेन को लॉन्च किया गया है उनके द्वारा। बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है उसका रीजन भी क्या है, जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। विच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट हैज रिसेंटली गिवन ओबीसी स्टेटस टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जो हमारे देश में मौजूद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसे उसे पर्टिकुलरली ओबीसी स्टेटस दे दिया गया है। ध्यान रखना है, ओबीसी स्टेटस दे दिया गया है। वो कौन सा स्टेट है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ओबीसी का दर्जा दे दिया गया है, यानी कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उन्हें अब उसी ओबीसी का दर्जा प्राप्त है मध्य प्रदेश में। यह फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। इस वजह से आपको यह ध्यान रखना है, प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उन्हें निम्न में से कौन सा दर्जा दिया गया है, एससी, एसटी, ओबीसी, ऐसा करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है ओबीसी स्टेटस दिया गया है, ठीक है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंटरवेंशन के थ्रू दिया गया, इसका लाभ उन्हें कहां मिलेगा, राज्य सरकार की भर्तियों में आरक्षण के रूप में उनको लाभ मिलेगा। कोलकाता मेट्रो से रिलेटेड, कोलकाता मेट्रो, हालांकि ये न्यूज हमने ऑलरेडी कर ली थी, लेकिन फिर से एक बार क्योंकि ये तैयार हो गई है बनकर, ये टनल और ये मेट्रो भी तैयार हो गई है, इस वजह से हम लोग इसे डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले हमने डिस्कस किया था जब ये मेट्रो बन रही थी, कंस्ट्रक्शन इसका चालू था, तब हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर से इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। कोलकाता मेट्रो इंडिया की पहली मेट्रो ट्रेन है जिसे अंडर रिवर चलाया जाएगा, किसी रिवर के अंदर चलाया जाएगा। तो इंडिया की ऐसी पहली मेट्रो ट्रेन जिसे किसी रिवर के अंतर्गत चलाया जाएगा या किसी रिवर के अंदर चलाया जाएगा, उसका नाम क्या है, कोलकाता मेट्रो। इसे किस रिवर के अंदर चलाया जाएगा, तो हुगली रिवर के अंदर चलाया जाएगा। अब बात करते हैं किस साल से इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसी साल से इसका ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है। कितनी लंबी टनल बनाई गई है, तो 520 मीटर लॉन्ग टनल का निर्माण किया गया है जिसके अंदर से ये गुजरने वाली है। कोलकाता मेट्रो जो कि हावड़ा पहुंचेगी, कोलकाता से हावड़ा के बीच में पहली बार इंडिया में ये हुआ है। तो इंडिया की पहली मेट्रो ट्रेन जो कि रिवर के अंदर चलेगी, किसी नदी के अंदर चलेगी, उसका नाम क्या है, कोलकाता मेट्रो। जिसे किस रिवर के अंदर चलाया गया, तो हुगली रिवर के अंदर चलाया गया है या चलाया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गेट्स मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट स्टेटस। हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन रिसेंटली क्योंकि ये मिनी रत्न कंपनीज के बारे में एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, इस वजह से हमने इसको डिस्कस किया इस न्यूज को। हालांकि मुझे नहीं लगता ये न्यूज पूछी जा सकती है। सोलर एनर्जी आपको ध्यान रखना, फिर भी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी इस टाइम पे प्रमोट जो किया जा रहा है वो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है, यहाँ पे सोलर एनर्जी को भी प्रमोट किया जा रहा है। इस वजह से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कैटेगरी का स्टेटस दे दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। यही बिल्कुल न्यूज है, और इंडिया का टारगेट क्या है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया की रैंक रही है 77th इन द वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग। तो इंडिया की रैंक रही है 77th, रिसेंटली जारी किया गया वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग जारी की गई। किसके द्वारा जारी की गई है, तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज। मतलब क्या, मतलब कि ऐसी कंट्रीज जहां पे सबसे ज्यादा क्रिमिनल पाए जा रहे हैं आज के टाइम पर, तो ये रिपोर्ट जारी की गई। हालांकि ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते, ऐसा मुझे लगता है। और अगर क्योंकि रैंक है इस वजह से हमने इसको डिस्कस कर लिया, तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये आनी चाहिए न्यूज, लेकिन क्योंकि ये रिपोर्ट इंडेक्स रिसेंटली जारी किया गया है इस वजह से हमने इसको डिस्कस कर लिया। इंडिया की रैंक रही है 77th रही है, ठीक है, वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग में, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो वेनेजुएला में सबसे ज्यादा क्रिमिनल हो सकते हैं, इस वजह से वहां उसको फर्स्ट रैंक मिली हुई है। तो यहाँ वेनेजुएला को फर्स्ट रैंक मिली हुई है वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज में। इसके अलावा टर्की, जर्मनी और जापान को लीस्ट क्रिमिनल कंट्रीज का दर्जा दिया गया अपने आप में, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि वहां पर क्रिमिनल कम है ना, कम क्रिमिनल्स हैं रिकॉर्ड किए गए हैं। इस वजह से टर्की, जर्मनी और जापान को लीस्ट क्रिमिनल कंट्रीज उनकी रैंक क्या रही है, तो आप देख सकते हैं 92, 100 और 135, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल रैंकिंग में इंडिया की रैंक रही है 77th। नाउ नेक्स्ट न्यूज है हाउ मेनी ऑफ टोटल मेडल्स ऑफ इंडिया हैज वॉन इन द वुमेन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। वुमेन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने टोटली
7 मेडल जीते हैं। वो 7 मेडल, ये पर्टिकुलर प्रतिस्पर्धा या चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है अस्ताना में। अस्ताना जो कि कजाकिस्तान में है, कजाकिस्तान में है, ठीक है। जहां पर 7 वुमेन्स को क्या मिले? मेडल्स मिले हैं, टोटल नंबर ऑफ मेडल, जिनमें से 2 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अगर बात करें तो अंतिम पंघाल को सिल्वर मेडल मिला है। इसके अलावा निशा दाहिया को भी सिल्वर मेडल मिला है। इसके अलावा अंशु मलिक, सोनम मलिक और मनीषा और रितिका को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो टोटल 7 मेडल मिले हैं। आपको ध्यान रखना है, वुमेन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में कहाँ आयोजित की गई? अस्ताना, कजाकिस्तान में आयोजित की गई। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एमपी का सरबती गेहूं जिसे जीआई टैग रिसेंटली प्रदान किया गया है, कि किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है ना? तो आपके ऑप्शन है विदिशा, रीवा, खंडवा या सीहोर। इसका जवाब आप कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अलावा जलियांवाला बाग मैसाकर टुक प्लेस ऑन विच डेट? किस डेट को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है? आपके ऑप्शन है 13 मई 1919, 13 मार्च 1919, 13 अप्रैल 1919 या 23 अप्रैल 1919। इसका जवाब भी आप कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अलावा अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा हमारे इस लेक्चर के बारे में कुछ अच्छा फीडबैक या कुछ अच्छा सजेशन, या फिर अगर आपको सिंपली अप्रिशिएट करना है तो वो आप अप्रिशिएट जरूर कीजिए कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ आप मुझसे इन सोशल मीडिया हैंडल्स, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या फेसबुक हो, कहीं पर भी जाकर आप मुझसे अपनी क्वेरीज या अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, है ना? हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।